हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है आप सभी के लिए खास है। आज की क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के जो है जितने भी 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन है वो क्लास के अंतिम समय तक आपके दिमाग में फिट होंगे, इस बात की जो है पूरी गारंटी है। अगर इससे पहले वाले जो है आप जितने भी क्लास अगर मिस किए होंगे तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सुपर से क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेसवाद से जो है या गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद से जो है आप क्या समझते हैं? गैर कांग्रेसवाद, तो देखिए गैर कांग्रेसवाद से हम यह समझते हैं कि जब लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए थे तो उन्होंने कांग्रेस से अलग पार्टी गठन करने का जो है निर्णय लिया, जिसके लिए लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने लगे कि लोग कांग्रेस जो है गरीबों के हित में जो है कार्य नहीं कर रही है और अलोकतांत्रिक शासन कर रही है। तो गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है शुरू किया गया था। अब एगो जो है गैर कांग्रेसवाद को छोड़ करके आप एगो शब्द समझिए, गैर परिवारवाद। गैर परिवारवाद मतलब कि परिवार से अलग व्यक्ति। तो वैसे ही जो है गैर कांग्रेसवाद मतलब कि कांग्रेस में जो है पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब कांग्रेस में जो है कुछ लोग जो है असंतुष्ट रहने लगे, खुश नहीं थे, तो वो लोग जो है कांग्रेस से जो है एक अलग पार्टी जो है बनाने की मांग करने लगे और भारत के लोगों को जो है भड़काने लगे कि कांग्रेस जो है गरीबों की हित में जो है काम नहीं कर रही है। तो वहीं से जो है गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत हुई और गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत करने वाले व्यक्ति रहे राम मनोहर लोहिया। आपसे कोई पूछेगा कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, तो कांग्रेस के लोग जो हैं जब कांग्रेस के खिलाफ होकर एक नया पार्टी बनाने की सोचने लगे तो वही जो है गैर कांग्रेसवाद कहलाने लगा। बात समझ गए? चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व जो है उससे आप क्या समझते हैं? मतलब भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से जो है आप क्या समझते हैं? प्रभुत्व मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व जो है काफी समय से और काफी समय तक रहा। जैसे हम बात करें तो आजादी से लेकर के जो है 2014 तक जो है पूरा के पूरा जो है भारत की राजनीति पर जो है कांग्रेस का जो है प्रभुत्व रहा। अब कहिएगा कैसे? तो जिसमें कांग्रेस जो है 6 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, मतलब कि अकेले किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं, 6 बार पूर्ण बहुमत से जो है भारत की राजनीति में जो है उनका प्रभुत्व रहा और 4 बार जो है उन्होंने जो है 4 बार सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो है सरकार बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफा जो है भारत की राजनीति पे किसी का मालिकाना हक था तो वो था कांग्रेस। तो इसी को तो कहा जा सकता है कांग्रेस प्रभुत्व। तो देखिए भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? तब भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से हम यह समझते हैं कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व जो है भारत की स्वतंत्रता से लेकर जो है 2014 तक रहा। 6 बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाया तो वहीं 4 बार जो है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जो है गठबंधन करके जो है सरकार बनाया। लगभग भारत की केंद्रीय सरकार में जो है 49 वर्ष तक जो है कांग्रेस ने जो है राज किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व भारतीय राजनीति पर जो है बहुत दिनों तक रहा। अब आपको समझ में आ गया? अगर जो है आपका जो है अधिकार जो है जन्म से लेके या मृत्यु तक आपके परिवार पे रह सकता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अपना प्रभुत्व अपने परिवार पे। तो उसी प्रकार जो है कांग्रेस का प्रभुत्व जो है देश की आजादी से लेके 2014 तक रहा, एक तरफा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो क्या है? तो वो क्वेश्चन है कि कांग्रेस विरोधावाद क्या है? अब कांग्रेस विरोधावाद समझिएगा, कांग्रेस के जो है विरोध में आए तो उसी को कांग्रेस विरोधावाद जो है कहा जा सकता है। देखिए 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में चमत्कारी के कुशल एवं
कुशाग्र बुद्धि के जो है नेतृत्वकर्ता का अभाव का दौर गुजर रहा था। 1964 में जैसे ही 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है मृत्यु होती है, तो कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो तेज हो, बुद्धिमान हो और कांग्रेस को जो है संभाले। तो अब जो है क्या होता है, इस बात का जो है लाभ उठाता है कांग्रेस के विरोधी दल। अब कांग्रेस के विरोधी पार्टियां जो है लाभ उठाती है और कांग्रेस के तमाम विरोधी पार्टियां जो है एकजुट होकर जो है नारे देने लगती है कि किसी भी कीमत पर जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं आने देना है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का निर्णय जो है सभी विरोधियों ने जो है एकजुट होकर लिया। कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए गए। कांग्रेस पार्टी का विरोध ही कांग्रेस विरोधाभास कहलाता है। अब कांग्रेस का विरोध ही जो है विरोधावाद कहलाता है। तो 1964 में जब कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है निधन हुआ, तो उसके बाद अध्यक्ष पद का खाली हो गया और ऐसे व्यक्ति का जो है चुनाव होने लगा जो कांग्रेस को संभाले, जो तेज बुद्धि का हो, कुशाग्र बुद्धि का हो। तो वैसा व्यक्ति जब नहीं मिला, तो सामने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो एकजुट होकर जो है कांग्रेस को सत्ता से निकालने के लिए जो है नारे लगाने लगी, विरोध करने लगी। तो वही कहलाया कांग्रेस विरोधावाद। बात आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा था तो उसे ही कांग्रेस विरोधावाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है उसको समझिए कि दल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या हैं। दल बदल विरोधी कानून सुने हैं। यदि हम मान के चलिए कि आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ें और कुछ दिन बाद जो है हम ज्वाइन कर लिए बीजेपी पार्टी, तो आरजेडी पार्टी जो है हमारे ऊपर केस कर सकती है दल विरोधी कानून के तहत और हमको जो है विधायक पद से जो है हटा सकती है। ठीक है, तो वैसे ही एक कानून है दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान का जब 52वां संशोधन हुआ तो उसमें दल विरोधी कानून जो है संसद में क्या किया गया, पारित किया गया। इस कानून के तहत कोई भी दल का सदस्य यदि किसी पार्टी गतिविधि या दल के अध्यक्ष का उल्लंघन करता है तो पार्टी 2/3 बहुमत से जो है संबंधित सांसद या विधायक के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित कर देता है। तो उस व्यक्ति का जो है सदस्यता जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः इस कानून के बन जाने से सांसद और विधायक जो है अपने दल के विरुद्ध जो है जल्दी दल बदल नहीं कर पाते हैं, जो लोकतंत्र का मजबूत हथियार साबित होता है। यह दल बदल विरोधी कानून है। बात आपको समझ में आया? दल बदल विरोधी कानून क्या है? दल बदल विरोधी कानून जो है क्या है, तब पहले जो है विधायक लोग कोनो और पार्टी से जीतता था, पैसा जब मिलता था तो उस सामने वाला पार्टी को जो है जाकर के सपोर्ट कर देता था, उसका जो है सरकार बन जाता था। लेकिन जो है जब 52वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तो उसमें जो है संसद में एगो जो है नियम पारित हुआ। उस नियम का नाम था दल बदल विरोधी कानून। यानी कि यदि कोई सांसद या विधायक जो है किसी पार्टी या दल से चुनाव जीतकर जब किसी दूसरे पार्टी या दल में जो है जाता है, तो उस पार्टी जो है 2/3 बहुमत से जो है क्या कर सकता है, तो उस विधायक या सांसद की जो है भाई विधायकी हटवा सकता है, सांसद हटा सकता है, उसका जो है सदस्यता रद्द करवा सकता है। बात समझ गए? जैसे मान के चलिए आप हमर पार्टी से चुनाव लड़े जी, हमर पार्टी से मान ले वाला है कोई, हम पार्टी बनाए, हमर पार्टी से आप चुनाव लड़े। आज कुछ महीना बाद जो है आप कहेंगे कि नहीं सर, हमको सामने वाला पार्टी 5-10 करोड़ रुपया दे रहा है, हम उस पार्टी में चल गए। तो हम अपन पार्टी के तरफ से जो है एगो मीटिंग बैठाएंगे। अगर उसमें 2/3 वोट मिल गया, 2/3 वोट मतलब समझते हैं, अगर 10 गो में से जो है 6 गो वोट हमारा मिल गया, तो 6 गो वोट से जो है आपका क्या करेंगे कि आपकी सदस्यता जो है रद्द कर सकते हैं, कि आप जो है जीतल आपका बेकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है। कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना समझ दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में बनी रही। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में चमत्कारी और कुशल नेतृत्व का जो है अभाव रहा। फलस्वरूप 1967 के चुनाव में जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के विरोधी पार्टियों ने एकजुट सत्ता में आए और सरकार बनाई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा
कांग्रेस के विरोधी पार्टी की सरकार बनी। थोड़ा समझिएगा क्या था। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लगभग 49 साल तक भारत की राजनीति पे एक तरफा राज था कांग्रेस का। लेकिन जो है जब 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन होता है, तो एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो कांग्रेस को संभाले। कांग्रेस में जो है एक अच्छे व्यक्ति का जो है तलाश होता है। अब इसी बात का फायदा उठाता है विरोधी पार्टियां, और विरोधी पार्टियां जो है क्या करता है कि एकजुट होकर सरकार बना लेता है सब। केंद्र में भले जो है कांग्रेस के इंदिरा गांधी का सरकार था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा जैसे राज्यों में जो है अलग अलग पार्टियों ने जो है अपना क्या कर लिया, तो अपना जो है सरकार बना लिया। अब अपना सरकार बना लिया तो कांग्रेस का प्रभुत्व कह सकते हैं इन राज्यों में खत्म होने लगा। लेकिन कांग्रेस जो है पुनः पुनः जो है राजनीति में आया, और 1971 के चुनाव में जो है पुनः कांग्रेस पार्टी को जो है बहुमत मिला और केंद्र में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी। और 1972 के विधानसभा चुनाव में राज्यों में कांग्रेस ने पुनः जो है विशाल बहुमत प्राप्त कर सत्ता प्राप्त की। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना समझिए। कांग्रेस जो है 1964 में मतलब जब से देश आजाद हुआ, जब से जो है भारत की राजनीति पे किसका अधिकार था? कांग्रेस के अधिकार था। लेकिन 1964 में जैसे ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है निधन होता है, तब पार्टी जो है डगमगा जाता है। अब डगमगा जाता है तब विरोधी पार्टी जो है क्या होता है, सब एकजुट होकर जो है इसका फायदा उठाता है और चुनाव लड़ता है सब। तो चुनाव लड़ता है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां कांग्रेस हार जाती है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में जो है कांग्रेस हार जाती है, और वहां पे जो है दूसरे दूसरे पार्टी का सरकार बन जाता है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व तो खत्म हो गया बीच में, लेकिन कांग्रेस भी जो है फिर 1971 में जो है उठ के आता है, अब पूर्ण बहुमत से जो है सभी राज्यों में जो है अपना सरकार बनाता है। तो उसी को कहा गया कि कांग्रेस की जो है पुनः स्थापना हो गई। यानी कांग्रेस 1964 के बाद खत्म हो गया था, लेकिन 1971 के बाद जो है फिर उसकी जो है वापसी हो गई, तो उसे ही कांग्रेस की पुनः स्थापना जो है कहा जाता है। नेक्स्ट जो है क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का मतलब है कि राष्ट्रपति कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यापक शक्तियां जो है उन्हें दी गई है। विधायी शक्तियां के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के जो है बैठक बुलाता है और उसकी समाप्ति की जो है घोषणा करता है। संसद और दोनों सदनों की जो है मतभेद उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियां को थोड़ा सा जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान के चलिए कि विधानसभा और संसद में जो है कुछ हो तनाव हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। विधानसभा राज्य के है और संसद जो है केंद्र सरकार की है। लेकिन संसद में भी जो है दो सदन है, एगो राज्यसभा एगो लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा की जो है बैठक बुलाने का एक गो व्यक्ति के पास अधिकार है, और वो जो है राष्ट्रपति के पास है। अगर संसद में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, मान के चलिए कि लोकसभा में कोई बिल पास हो गया और राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बैठा करके निर्णय लेने का काम जो है राष्ट्रपति कर सकती है। राष्ट्रपति के पास जो है इतना पावर है। बात समझ में आया? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं कि संसद का बैठक करवा सकती है, संसद को भंग भी कर सकती है, संसद को समाप्त भी कर सकती है। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर किसी प्रकार का अनबन होता है तो दोनों को एक साथ बुला करके जो है बैठक भी करवा सकती है। इतना जो है राष्ट्रपति के पास पावर है। यानी कि आप कितनों अपने आप को मुख्यमंत्री मान लीजिए, सांसद मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए, अगर राष्ट्रपति जिस दिन चाह देंगे उस दिन आपका बुखार लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है बीमारू राज्य से जो है आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य जो है कुछ ऐसे राज्यों के लिए किया गया ये शब्द का प्रयोग जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मतलब पैसे से कमजोर थे, और जो है विकास उन राज्यों में कम हो रहा था। विकास मतलब कोनो लड़का के नाम नहीं, विकास मतलब कि उस देश का जो है डेवलपमेंट जो है नहीं हो रहा था।
तब जब कोई राज्य का जो है विकास नहीं होता है, वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तो उस राज्य के लिए जो है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है बीमारू राज्य। जैसे कि कुछ राज्यों के लिए जो है इसका उपयोग किया गया, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए जो है बीमारू राज्य शब्द का जो है उपयोग किया गया। आप समझें बीमारू राज्य किसे कहते हैं? वैसा राज्य जिसका जो है विकास नहीं हो रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमजोर है, वैसे राज्यों को ही बीमारू राज्य कहते हैं। जैसे राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एंड ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि सिंडिकेट का क्या अर्थ होता है। देखिए, सिंडिकेट जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका अर्थ होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक विज्ञान में सिंडिकेट का मतलब आमतौर पे जो है एक अनौपचारिक समूह या गुट को जो है संदर्भित करता है, जो किसी पार्टी या संगठन के भीतर महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव रखता है। जैसे कि सिंडिकेट का मतलब राजनीति में क्या होता है कि मान के चलिए बीजेपी पार्टी है। अब बीजेपी पार्टी में भी जो है 5-10 लोगों का ऐसा समूह होगा जो पूरा भारत को कंट्रोल करता होगा, मतलब मेन मेन आदमी के जो है एगो ग्रुप बनल होगा। बात समझ में आया? उसी को जो है सिंडिकेट कहा गया होगा। मतलब कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो मुख्य सदस्यों का एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, उन्हीं संगठन या ग्रुप को जो है हमनी के सिंडिकेट कहते हैं। जैसे जो है अगर राजद की ही हम लोग बिहार में बात करें तो राजद में भी जो है कुछ मेन मेन नेता होंगे जो पूरा बिहार के राजनीति को कंट्रोल करते होंगे। कहीं भी चुनाव होता होगा तो वे लोग प्रचार करने जाते होंगे, तो मेन मेन आदमी के ग्रुप को ही हमनी के सिंडिकेट कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या क्या है। देखिए, गरीबी हटाओ राजनीति की जो है व्याख्या समझिए। इंदिरा गांधी जो है 1971 में जब चुनाव प्रचार में गई थी तो एक नारा जो है उन्होंने दिया था कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ से तात्पर्य था कि भारत के कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। काफी दयनीय कहने का मतलब कि खाने के लिए भोजन नहीं था, शिक्षा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के रहने का जो है घर नहीं था। तो उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी जो है एक शब्द का, एक नारा का प्रयोग करती है कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का तात्पर्य है कि लोगों के जीवन में जो है गरीबी ना रहे, लोगों को जो है रहना खाना ये सब जो है प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, तो यही जो है गरीबी हटाओ का मतलब है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ है उन नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना जो गरीबों की स्थिति को सुधारने और उनके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाए जाते हैं। यह राजनीतिक विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। गरीबी हटाओ का सीधा सा मतलब आप समझिए कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है यह नारा इसलिए दिया गया कि भारत में जो है गरीबों को जो है सब कुछ मिल सके जो उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है आज के जो है क्लास के जो है वीवीआई क्वेश्चन रहे। अगर आपको जो है इस चैप्टर का जो है नोट्स वगैरह जो है नहीं मिला है, ठीक है तो नोट्स वगैरह नहीं मिला है तो आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और SGS क्लासेस ऐप में जो है आपको जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जितने भी हैं उन सभी के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये सभी जो है आपको जो है इस एप्लीकेशन में जो है आपको मिल जाते हैं, जो आपको परीक्षा में जो है बेहतर मार्क्स दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मदद करते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इसे ज्वाइन करेंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।